जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि राजस्थान के सभी बच्चों को इंतज़ार था कि कब 12वीं क्लास के मॉडल पेपर आएंगे और कब हमें पता चलेगा कि हमारे जो बोर्ड में एग्ज़ाम है उसका पैटर्न कैसे रहने वाला है। तो आपका इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है। तो बोर्ड ने कक्षा 12 के मॉडल पेपर है वो जारी कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी 12वीं क्लास के जो राजनीति विज्ञान का पेपर होगा राजस्थान बोर्ड अजमेर का, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका पेपर कैसा रहेगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पिछले साल की तुलना में इस साल बहुत बड़ा चेंज हुआ है राजनीति विज्ञान में। तो उस परिवर्तन को भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। पूरे पेपर का हम हल करेंगे कि किस प्रकार के कौन से या कितने प्रश्न आएंगे, कैसे आपको तैयारी करनी है। इन सब चीज़ों पर हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो आपका जो पेपर है वो आएगा 80 नंबर का और 20 नंबर है वो आपके विद्यालय से शतरंज के भेजे जाएंगे। इस प्रकार आपका और विषयों की भांति जो पॉलिटिकल का पेपर है वो भी कितने नंबर का हो जाएगा, 70 नंबर का। आपको 3.25 घंटे का समय मिलेगा इस पेपर को हल करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं। आपका जो राजनीति विज्ञान का पेपर है वो 4 उद्देश्यों में बटा हुआ है। सबसे पहले आपके जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे ज्ञान आधारित। अब ज्ञान आधारित प्रश्न आएंगे 30 नंबर के और इनका वेटेज है लगभग 37.5%। अब ज्ञान आधारित प्रश्नों में कौन से प्रश्न आते हैं? ज्ञान आधारित प्रश्नों में जो आपके रटे रटाए प्रश्न होते हैं, जिनमें आपको कोई स्थान पूछ ले, कोई समय पूछ ले, किसी का पूरा नाम पूछ ले या कोई परिभाषा पूछ ले, तो ऐसे प्रश्न आते हैं ज्ञान आधारित में। दूसरे प्रश्न आपके आएंगे वो आएंगे अवबोध आधारित। अवबोध आधारित प्रश्नों में मुख्यतः आपको कोई कारण पूछते हैं कि ये चीज़ क्यों हुई, इसका क्या कारण था, और या फिर इसमें जो आपके हैं वो अंतर वगैरह पूछ सकते हैं। और अगले जो आपके प्रश्न आएंगे वो आएंगे अभिव्यक्ति आधारित। तो अभिव्यक्ति आधारित प्रश्न है वो आएंगे 10 नंबर के और 12.5% उनका वेटेज रहेगा कुल अंकों में। तो अभिव्यक्ति में कैसे प्रश्न आते हैं? अभिव्यक्ति में जैसे आपको बोल दिया कि किसी चीज़ की विवेचना करनी है, उसका महत्व बताना है, उस पर प्रकाश डालना है, उसका मूल्यांकन करना है या इसकी विशेषताएं बतानी है, तो ऐसे प्रश्न है वो अभिव्यक्ति में आते हैं। और एक जो आपका उद्देश्य रहेगा वो रहेगा मौलिकता आधारित। तो मौलिकता में मुख्यतः जो प्रश्न है वो मैप वाले प्रश्न आते हैं, मानचित्र वाले। तो मानचित्र वाला प्रश्न है वो आपके 4 नंबर का आएगा और इसका वेटेज रहेगा 5%। इस प्रकार आपके जो उद्देश्य आधारित प्रश्न है वो रहते हैं। अब आगे चल के हम बात करते हैं कि आपके जो प्रश्नों के प्रकारवार अंक भार क्या है, यानी किस टाइप के कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन से आएंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब सीधा सा मतलब है कौन से प्रश्न? एमसीक्यू वाले प्रश्न, यानी जिनमें आपको क्या मिलेगा? जिनमें आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ऐसे प्रश्न आपके कितने नंबर के आएंगे? प्रश्नों की संख्या होगी 15 और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। यानी आपके 12वीं क्लास में राजनीति विज्ञान में जो एमसीक्यू प्रश्न है उनकी संख्या होगी 15। तो आप साथ में जो अंतिम बॉक्स दे रखा है इसको भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इसमें देखिए आपको दे रखा है संभावित समय, यानी ये 15 प्रश्न आपको करने के लिए बोर्ड ऐसे मानता है कि भाई एक बच्चे को मैक्सिमम 22 मिनट का टाइम मिलता है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग है वो अपने पेपर के अंदर इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। दूसरे जो आपके प्रकार आएंगे प्रश्नों के वो होगा रिक्त स्थान वाले प्रश्न, यानी खाली स्थान वाले प्रश्न। उनकी संख्या आपके राजनीति विज्ञान में 7 रहेगी और प्रत्येक एक अंक, तो कुल कितने हो गए? 7 नंबर के। और इन 7 प्रश्नों को करने के लिए आपको 14 मिनट का है वो बोर्ड मानता है कि एक बच्चे को समय लगता है। तीसरे टाइप के प्रश्न आएंगे वो आएंगे अति लघुरात्मक, जिनका उत्तर आपको एक शब्द या फिर एक लाइन में देना होता है। उनकी संख्या होगी 10 और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। और इनको बोर्ड मानता है कि इन 10 प्रश्नों को हल करने के लिए एक बच्चे को 24 मिनट का समय मैक्सिमम लगता है। तो देखिए 15 वस्तुनिष्ठ और 7 रिक्त स्थान वाले और ये 10 प्रश्न है वो आपके हो गए अति लघुरात्मक। तो ये जो प्रश्न है यानी आपके 32 प्रश्न 32 नंबर के आपके सीधे एक ही नंबर वाले आएंगे। तो ठीक है। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आप फेल तो हो ही नहीं सकते, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये छोटे प्रश्न आप तैयार करते हो तो भी आपके
60% के करीब है वो आराम से बन सकते हैं। बाकी हमारा तो सपना 95 प्लस का है और मेरे बच्चों के तो 99 नंबर है, वो हर साल 3 4 5 6 बच्चों के आते हैं। तो मुझे भी उम्मीद है कि आप मेरे साथ में तैयारी करेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आपके बनेंगे, बशर्ते आप उन चीज़ों को बड़े अच्छे से तैयार करेंगे तो 32 नंबर की होगी। उसके बाद में चौथे प्रश्न आएंगे, वो होंगे लघुरात्मक। लघुरात्मक प्रश्न में आपके प्रश्नों की संख्या होगी 12 और प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 अंक मिलेंगे, यानी 24 नंबर के आपके लघुरात्मक प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों को करने के लिए बोर्ड मानता है बच्चे को 40 मिनट का समय मिलता है। उसके बाद में होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जो प्रश्न होंगे 4 और प्रत्येक प्रश्न होगा 3 नंबर का और ये हो गए 12 नंबर के। इनको करने के लिए भी आपको 40 मिनट। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब आपके जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनमें भी आपको इस बार क्या मिलेंगे, ये जो 4 प्रश्न आएंगे 3 3 नंबर वाले, इनमें भी आपको विकल्प मिलेगा। पहले निबंधात्मक में विकल्प मिलता था, लेकिन इस बार है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद में आपके निबंधात्मक प्रश्न आएंगे 3 और प्रत्येक प्रश्न होगा 4 अंक का, तो ये भी हो गए 12 नंबर के और इनको करने के लिए बोर्ड मानता है एक बच्चे को 55 मिनट का समय मिलता है। तो आपको कुल 195 मिनट यानी 3.25 घंटे का समय मिलता है बोर्ड के पेपर को करने के लिए। आगे चलते हैं, तो ये है देखिए, ये प्रत्येक अध्याय कितने नंबर का है तो इसको भी आप देख सकते हैं। हालांकि इतना बड़ा वेरिएशन इसमें नहीं है, जिस जैसे आपका जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां है और आपका नियोजन वाला या भारत के विदेशी संबंध है, कांग्रेस प्रणाली है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट है, ये चैप्टर 5 5 नंबर के हैं और एक दल के प्रभुत्व का दौर 4 नंबर का और बाकी सारे चैप्टर है वो कितने नंबर के हैं, 6 6 नंबर के हैं। और आपका समकालीन विश्व में सुरक्षा वाला पार्ट भी कितने नंबर का, 5 नंबर का है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम इस बार आप बात करेंगे आपके जो प्रश्न है उन पे देखिए, ये आपका पूरा का पूरा क्या रहेगा, बोर्ड का ब्लूप्रिंट रहेगा। अब आपको इसमें बता रखा है, इसमें ज्ञान आधारित प्रश्न है, ये अवबोध आधारित है, ये अभिव्यक्ति आधारित है और ये है मौलिकता वाले प्रश्न। ठीक है, ये प्रत्येक पाठ का अंक भार बता रखा है कि कौन से पाठ से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इनको भी आप बड़े ध्यान से पढ़ लेना और इसके बाद में वीडियो पॉज करके भी आप इनको देख सकते हैं। तो आगे हम डायरेक्ट चलते हैं, आपके मॉडल पेपर पे हम चर्चा करेंगे, सारे प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे कि कैसे प्रश्न है। ये कुछ सामान्य बातें हैं जो आपको करनी है। इसमें बस आपको ध्यान इतना ही रखना है कि जिन प्रश्नों के अंदर, जैसे तीसरे प्रश्न के अंदर भी 10 प्रश्न आते हैं, पहले प्रश्न के अंदर 12 प्रश्न थे, इस बार 15 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव। तो आपको एक प्रश्न के अंदर जो प्रश्न दे रखे हैं उनको तो आपको सभी को एक साथ में करना ही पड़ेगा। उसके अलावा आप कोई सभी प्रश्न आगे पीछे कर सकते हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। उन प्रश्नों को आपको एक साथ करना होता है और सभी प्रश्नों के उत्तर है वो आपको आंसर की में देने हैं। और यदि कोई मिस्टेक हो, त्रुटि हो, तो आप जो हिंदी वाला है वो आप सही माने। ठीक है, हिंदी में जो लिखा है उसको सही माने। अब चलते हैं डायरेक्ट प्रश्नों पे। सबसे पहले आपका आएगा सेक्शन नंबर ए। सेक्शन ए में आपको जो पहला प्रश्न मिलेगा उसमें जो ऑप्शन वाले प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, वो प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न क्या है, रूस की क्रांति कब हुई, तो रूस की क्रांति कब होती है, 1917 के अंदर। दूसरा प्रश्न क्या है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब होती है, यूरोपीय संघ की स्थापना होती है 1992 के अंदर। तीसरा प्रश्न है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है हमारा प्यारा भारत। चौथा प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, यानी यूएनओ दिवस कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं 24 अक्टूबर को। आगे चलते हैं, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है कि जैविक हथियार संधि कब हुई, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ये होती है 1972 में। आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई, तो ये जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित होती है 1987 के अंदर। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक कब होती है, तो वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक होती है 2001 के अंदर। आगे चलते हैं, अभी हम पहले प्रश्न के अंदर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनको ही हल कर रहे हैं। शिमला समझौता कब होता है, तो शिमला समझौता होता है 1972 के अंदर। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, तो वो राज्य था भारत का राज्य केरल। नीति आयोग की स्थापना कब होती है, तो नीति आयोग की स्थापना होती है 2015 के अंदर। आगे देखिए, भारत पाक के मध्य कारगिल संघर्ष कब हुआ, तो भारत पाक के मध्य कारगिल संघर्ष होता है 1999 के अंदर। आगे चलते हैं, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो गरीबी हटाओ का नारा कब दिया, 1971 के
लोकसभा के 5वें आम चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया। अगला प्रश्न है, पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? पेरियार के नाम से तो ईवी रामास्वामी नायकर को हम पेरियार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष हैं बीपी मंडल यानी बिंदेश्वर प्रसाद मंडल। अगला है, पंजाबी भाषा की साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादन किसने किया? अब देखिए, आपके पहले पार्ट के अंदर जो पिक्चर दे रखी है उसके नीचे से ये प्रश्न पूछा है। तो नागमणि की संपादिका थी अमृता प्रीतम। अब देखिए आगे आपका आ जाता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका आएगा फिल इन द ब्लैंक वाला, रिक्त स्थान की पूर्ति वाला। तो 1988 में भारत ने खालिस्तान में परमाणु परीक्षण किया। तो खालिस्तान में आपको क्या लिखना है? खालिस्तान में आपको लिखना है पोखरण। तो भारत ने पोखरण राजस्थान में क्या किया? प्रथम परमाणु परीक्षण किया। दूसरा प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि कब होती है? तो परमाणु अप्रसार संधि होती है 1968 के अंदर। अगला प्रश्न है, चिले में नामक मूलवासी रहते हैं। और चिले में कौन से मूलवासी रहते हैं? तो चिले में रहते हैं मापुसे नामक मूलवासी लोग रहते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू कब हुई थी? 1951 के अंदर। और कब तक चली थी? 1956 तक चली थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न देखिए, जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। आपको पूरा नाम लिखना है, लाल बहादुर शास्त्री। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध कौन से राज्य से है? तो वो है पंजाब राज्य से ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध है। आगे देखिए, 7 पार्टी अलायंस यानी सप्तदलीय गठबंधन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है नेपाल से। नेपाल से है 7 पार्टी अलायंस का संबंध। आगे देखिए, तीसरे प्रश्न में आपके प्रश्न आएंगे कौन से? अति लघुरात्मक प्रश्न, जिनका उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देना होता है। देखिए, इसके अंदर आपको जितने प्रश्न हैं उनको एक साथ करना है। ठीक है, तीसरे प्रश्न के अंदर जितने भी प्रश्न है उन सबको आपको एक साथ करना होता है। पहला प्रश्न क्या है? बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो आपके इसके आंसर में क्या लिखोगे? आपको आंसर ऐसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 लगाया, उसके बाद में आपने 3 का पहला लगाया, या तो इसको आगे लिख दो या फिर इसके आगे जगह छोड़ के यहां से आप अपना आंसर है वो शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार आपको लिखना होता है। ठीक है, तो बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो आपको ऐसा लिखना है, बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। अगला प्रश्न क्या है? लिट्टे का पूरा नाम लिखना है। लिट्टे का आपका पूरा नाम लिखना है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? खतरे से आजादी सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब होती है? तो भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत होती है 1991 के अंदर। आगे चलते हैं। साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? तो आपको इसका उत्तर ऐसे देना है कि ऐसे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है उनको हम क्या कहते हैं? साझी संपदा कहते हैं। भारत और चीन का युद्ध कब होता है? तो भारत चीन का युद्ध होता है 1962 के अंदर। नियोजन से आप क्या समझते हैं? नियोजन क्या है? नियोजन का मतलब क्या है? किसी देश के विकास के लिए योजनाएं बनाना, उसकी प्लानिंग करना क्या है? नियोजन है। आया राम गया राम जुमले का संबंध किससे है? तो आया राम गया राम जुमले का संबंध है किससे? दल बदल से है। और वैसे आपको जानते हो हरियाणा के एक विधायक है गयालाल, उन पे ये जुमला बना था। आसू का पूरा नाम लिखिए। आसू का आपको पूरा नाम लिखना है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरे में 10वां देखिए, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली? तो 84 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी? 415 सीटें मिली थी। अब देखिए, इसके बाद में आपका आता है सेक्शन नंबर बी। सेक्शन बी या कहीं खंड ब, इसमें आपके मिलेंगे लघुतरात्मक प्रश्न और इनकी जो शब्द सीमा है वो दे रखी है 50 शब्द। कहने का मतलब है आपको बोर्ड की कॉपी में 4 से 5 लाइनों में इस प्रश्न का उत्तर देना है। मैक्सिमम आप 6 लाइनों तक जा सकते हो, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। तो प्रश्न आपको पूछ रखा है, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर का। चौथा प्रश्न देखिए, भारत और चीन के बीच सहयोग के 2 मुद्दे आपको बताने हैं। किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में सहयोग के 2 क्षेत्र आपको बताने हैं। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न दे रखा है, पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण के सामने कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। छठा प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। सातवां प्रश्न क्या है, आंतरिक रूप से विस्थापित जन से आप क्या समझते हैं। आठवां प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो एक नंबर का तो ये कब हुआ और एक नंबर का इसका उद्देश्य हो जाएगा। नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे। दो कारण बताने हैं, दो कारण हैं तो प्रत्येक कारण हो जाएगा एक नंबर का। 10वां प्रश्न देखिए, ये मिलान वाले प्रश्न हैं, वो पीछे कई सालों से नहीं आए हैं, इस बार पूरी पूरी संभावना है कि ये मिलान वाले प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बताने हैं। अगला चलते हैं, 11वां प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न क्या पूछ रखा है, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं। 12वां प्रश्न है कि मार्च 1974 में बिहार के छात्रों द्वारा सरकार के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की, छात्रों द्वारा यह आंदोलन क्यों चलाया गया। तो आपको कहने का मतलब यही है, प्रश्न की थोड़ी लैंग्वेज आपको टफ लग सकती है, लेकिन इसमें आपको बताना है कि बिहार में जो छात्रों ने आंदोलन किया था उसके कारण क्या थे। फिर है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद होने के क्या कारण थे। दो कारण आपको बताने हैं। अगला प्रश्न, 1980 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति में 5 बड़े बदलाव आए, आपको 2 बदलावों के बारे में बताना है। अगला प्रश्न है, क्या सांप्रदायिकता व जातिगत राजनीति से देश की जड़ें खोखली हुई है। यदि हाँ तो आपको पक्ष में 2 तरह के देने। आगे देखिए, खंड से यानी सेक्शन सी में आपको कौन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, 3 नंबर वाले, और इनकी वर्ड लिमिट है 100 शब्द। ठीक है, और 16वां प्रश्न क्या है, इनमें आपको विकल्प भी मिलेंगे। विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका बतानी है आपको, या आप कौन सा प्रश्न कर सकते हो, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान पर टिप्पणी कर सकते हो। अगला प्रश्न क्या है, 17वां देखिए, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका बतानी है, या संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास क्रम और उसकी स्थापना का वर्णन करना है। तो बीच में अथवा दे रखा है, आपको ध्यान में रखना है। 18वां प्रश्न क्या है, क्या आपके मतानुसार आजादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। यदि हाँ तो आपको तर्क देने हैं। और आगे देखिए, इसके अथवा में क्या दे रखा है, अथवा में क्या दे रखा है, आपके मतानुसार स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने हेतु भारतीय चुनाव आयोग द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं, यह आपको बताना है। 19वां प्रश्न क्या है, क्या जून 1975 में घोषित आपातकाल से हमें कोई सबक लेना चाहिए। यदि हाँ तो अपने विचार व्यक्त करें। तो कहने का मतलब है, ये प्रश्न डायरेक्ट कौन सा है, आपातकाल के सबक वाला है। जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया, इसकी नियुक्ति क्यों की, यानी इसमें आपको क्या बताना है, शाह आयोग की नियुक्ति के कारण बताने हैं। अब देखिए, अंतिम जो आपका आएगा सेक्शन डी, खंड द में आपको 3 प्रश्न है, और यहां पर निबंधात्मक प्रश्नों की शब्द सीमा कितनी है, वो है 250 शब्द। अब 250 शब्द का मतलब है, आपको वहां पर बोर्ड की कॉपी में कम से कम आपको 2 पेज है, वो इस उत्तर को देने में आपको भरने हैं, यानी 2 पेज में कम से कम आपको उत्तर देना है। 20वां प्रश्न आप चाहो तो 2.5 पेज 3 पेज तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम आपको 2 पेज लिखने हैं। 20वां प्रश्न देखिए, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण बताने हैं, या भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताने हैं। तो दोनों में से एक आपको करना है, अथवा वाला ध्यान में रखना। 21वां प्रश्न क्या है, वैश्वीकरण के प्रमुख कारणों का विस्तार से वर्णन करो, यानी वैश्वीकरण के कारण पूछे हैं, या फिर वैश्वीकरण के प्रभावों का विस्तार से वर्णन करो, ये अथवा वाला प्रश्न है। अब देखिए, अंतिम जो आपका प्रश्न है, अंतिम जो आपका प्रश्न है कौन सा, 22 नंबर का, और ये सबसे बड़ा चेंज है, सबसे बड़ा चेंज है 2024 के बोर्ड एग्जाम में राजनीति विज्ञान में। राजनीति विज्ञान में कई सालों बाद में इस बार मैप पूछा जाएगा, यानी मानचित्र वाले प्रश्न आपके आएंगे। आपको क्या मिलेगा, मैप मिलेगा। तो प्रश्न में क्या देखा है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले, भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। अब राजनीतिक मानचित्र का मतलब यह है कि वहां पर आपको स्टेट का बॉर्डर मिलेगा। एक मानचित्र होता है प्राकृतिक, उसमें सिर्फ देश की सीमाएं होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, और यहां पर क्या आपको राजनीतिक मानचित्र का मतलब है, आपको प्रत्येक राज्य की ऐसे सीमाएं मिलेगी अलग अलग, तो थोड़ा सा इजी होता है। तो अब देखिए, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, हैदराबाद, जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर, इनको दर्शाना है आपको कि ये कहां पर है, या फिर बनारस, ग्वालियर, अजमेर और बंबई, या फिर मुंबई। तो 2 में से कोई आप एक कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ऐसे नहीं कि आपने 2 ऊपर वाले के कर दिए और 2 नीचे वाले के कर दिए, ये नहीं चलेगा, ये सही नहीं है मेरे बाबू, ये सही नहीं बेटा। तो ये ऐसे आपको नहीं करने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 2 में से एक ही है वो करना है। तो स्टूडेंट, ये था आपका
राजनीति विज्ञान का 12वीं क्लास का मॉडल पेपर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार का हमारा पेपर रहेगा। एक बार आप पुनः इसे देख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इस आपके साथ-साथ जो आपके मित्र हैं, उनको भी कुछ फ़ायदा हो, कुछ आप उनको भी लर्न करने को मिले, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने मित्रों के साथ में। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप अपना विशेष ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छी तरीके से आप अध्ययन करें और आगे आने वाले दिनों में हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आने वाले समय में हम आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी सीरीज़ है वो जो बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। और ऑलरेडी मैं एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ डाल रहा हूँ, तो वो आप जाके ज़रूर देखना। 2-3 चैप्टर के एमसीक्यूज़ है वो मैंने डाल दिए हैं, तो वो भी आप बड़े अच्छे से तैयार करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।